बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैमुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में 2-3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। आज़म सवाती की गिरफ्तारी और सिंध हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की थी उस पर आज समाअत हुई। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के अंदर कुछ ऐसी वाक़यात हुई है जो बड़े तशवीशनाक हैं, क्योंकि सिंध के अंदर अभी लोगों को अगवा करके उनको डाकू अपने पास रखते हैं और फिर उनके रिश्तेदारों से बड़ी बड़ी डिमांड किए जाते हैं तावान के हवाले से। इसी तरह राना सनाउल्लाह का एक बयान सामने आया है जो उनकी पीडीएम के एक मरकज़ी रहनुमा को अफ़गानिस्तान से धमकियाँ मिली है और उसके हवाले से राना सनाउल्लाह ने एक बयान जारी किया है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, आज़म सवाती ने सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो दरख्वास्त दायर की वो पूरी समाअत के लिए मंजूर हुआ और उसके बाद जस्टिस करीम खान आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने उसकी समाअत की। दौरान समाअत अदालत की जानिब से आज़म सवाती के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी गई। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने कहा कि सेनेटर आज़म सवाती के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के खिलाफ दरख्वास्त आज ही दायर की गई है, हमें मोहलत दी जाए। जस्टिस करीम खान आगा ने कहा कि कोई मोहलत नहीं दी जाएगी, कल तक तैयारी कर ली। अदालत की जानिब से सिंध आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को हिदायत दी गई कि जहाँ जहाँ मुकदमात दर्ज हुई हैं तमाम एसएसपीज़ को बुलवाए। अगर मुकदमात की वजाहत पेश नहीं की गई तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तमाम एफआईआर का अंग्रेज़ी तर्जुमा लेकर आए। आईजी सिंध ने इस्तदा की कि हमें मज़ीद मोहलत दी जाए। जस्टिस करीम खान आगा ने जवाब दिया कि नहीं, कोई मोहलत नहीं दी जाएगी, कल तक तमाम एफआईआर लेकर आए, तहकीकात बहुत ही ख़राब हैं। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि पुलिस हाथ खड़े कर लेगी तो आम शहरी क्या करेंगे। उस पर आईजी सिंध ने जवाब दिया कि हमारा यकीन करें, हम काम कर रहे हैं। आप कह रही है आपको आईजी सिंध पर यकीन नहीं, मेरे लिए ये काफ़ी तकलीफ देह बात है। अदालत की जानिब से कहा गया कि आपको दिलचस्पी नहीं है तो इस्तीफ़ा दे दी। आईजी सिंध ने जवाब दिया कि मैं क्यों इस्तीफ़ा दूँ, हम अदालत की इज़्ज़त करते हैं, अदालत भी हमारी इज़्ज़त करे। अदालत ने आईजी सिंध को हिदायत दी कि जो कहना है माइक पर आकर कहें। आईजी सिंध ने कहा, मैं पूरी सूबे की पुलिस की सरबराही कर रहा हूँ, मैं कोई एसएचओ नहीं हूँ, आईजी हूँ। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि हमें 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए, वजारत दाखिला से तफसीलात लेनी है कि दीगर सूबों में कितने एफआईआर हैं। इस मौके पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को आगाह किया कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने तमाम मुकदमात का अलअदम करार दे दिए हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि अदालत जो तारीख दे हम दलाइल के लिए तैयार हैं, हमें दरख्वास्त की कॉपी फराहम की जाए। एक तो आज़म सवाती के साथ जो बदतरीन जुल्म का सिलसिला जारी है और जिस तरह के यहाँ पे उनके वकील ने भी बताया कि बलूचिस्तान के अंदर जब उनको लेकर गए थे तो वहाँ पे अदालत ने उनके खिलाफ तमाम मुकदमात ख़त्म करने का हुक्म दिया। उसके बाद उनको वज़ीर आला के जहाज़ में बैठाकर सिंध मुंतकिल किया गया और अभी वहाँ पे वो मुख्तलिफ अज़ला के अंदर उनको कभी एक जगह कभी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक किस्म की सूरत हाल है, क्योंकि आज़म सवाती 75 साला एक बुज़ुर्ग आदमी है और उनके साथ इस किस्म का सलूक करना वो बिल्कुल जायज़ नहीं था। अभी देखना है कि सिंध हाई कोर्ट इसके अंदर क्या कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये है कि अगर हमारी अदालतों ने एक मरतबा किसी भी सूबे के आईजी के खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई की जो दूसरे लोगों के लिए निशान इबरत बन जाए, तो आप यकीन करें कि आइंदा के लिए कोई भी पुलिस ऑफिसर ये रिस्क नहीं लेंगे कि वो किसी के दबाव में आकर किसी भी बंदे के खिलाफ जाली एफआईआर दर्ज करे। लेकिन इसके लिए अदालत को थोड़ा सा जो आइन और कानून है उसके तहत सख्त किस्म की कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जब एक मरतबा अगर आपने उनको डिसमिस कर दिया सर्विस से, आपने उनको 15-20 साल के लिए जेल भेज दिया और फिर उसी तरह उनके मातहत जितने भी लोग हैं उनके साथ भी यही काम कर दिया, तो अगले मरतबा फिर मेरे ख्याल में कोई भी पुलिस ऑफिसर और कोई भी दूसरे इदारे का बंदा इस किस्म का जुल्म नहीं करेंगे।
अभी देखना है कि आगे क्या होगा इस केस में। इसके कल दोबारा समाअत होगी तो इसके तफसीलात सामने आ जाएंगे। एक और सिंध के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक किस्म का वाक़या हुआ है कश्मीर में। यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के खैबर डिस्ट्रिक्ट के कुछ दो बंदों को डाकुओं ने ज़बरदस्ती उनको अगवा करके अपने साथ लेकर गए हैं और फिर वहाँ पे उनके पैरों के अंदर जंजीरें डालकर उनको अपने साथ कैद रखा है और उनके रिश्तेदारों से कुछ 50 करोड़ रुपए तावान मांग रहे हैं। अभी आप मुझे बताइए कि एक ट्रक का ड्राइवर है और उसका जो कंडक्टर है वो आपके लिए 50 करोड़ रुपए कहाँ से लेकर आएंगे? और अगर उनके पास 50 करोड़ रुपए होते तो क्या वो किसी ट्रक के अंदर ड्राइविंग और कंडक्टर्स बन के काम करते थे? लेकिन सिंध के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है और जरदारी साहब और बिलावल का सारा फोकस इस्लामाबाद पे है और उन्होंने सिंध को तबाह कर दिया अमन व अमान के लिहाज से। आप देख ले, कल हमारे एक दोस्त फैजुल्लाह खान साहब ने एक ट्वीट किया और उसके अंदर उन्होंने कराची में 2022 के दौरान जराइम के हवाले से कुछ तफसीलात शेयर की थी। वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि 2022 में कराची में जराइम के वारदातों में 52,000 मोटरसाइकिलें चीनी चोरी की गई, 26,000 शहरियों से मोबाइल छीन लिए गए, 2,000 से ज़ायद गाड़ियाँ चोरी हुई या लोगों से ज़बरदस्ती छीन ली गई, जबकि 100 से ज़ायद शहरी मोबाइल छीनने और डकैतियों के दौरान मारे गए। बैंक और घरों में डकैतियाँ इसके अलावा हैं। मतलब इस बार 2022 के दौरान 100 बंदे मारे गए हैं इन जराइम के अंदर। जबकि हमारे जो जरदारी साहब और बिलावल हैं वो इस्लामाबाद और पंजाब के अंदर ये जो हुकूमतें हैं उसको तब्दील करने की कोशिशें करते हैं, लोगों के ज़मीरों के ख़रीदारी के पीछे पड़ गए हैं। और सूरत हाल ये है कि वहाँ पे कराची के अंदर और सिंध के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल इस हद तक तबाह हो गई। आज डेरा इस्माइल खान के अंदर एक उनका सब डिवीज़न है दराज नद्दा, वहाँ पे चंद मशकूक अफराद बाज़ार में घुस आए मुसल्ला, उनके पास असलहा था, वो गाड़ी में बैठे थे और बाज़ार के अंदर आ गए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी डे खान और इस एरिया के अंदर मिलिटेंट्स के अटैक्स में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो ये लोग जैसे बाज़ार के अंदर आ गए हैं और लोगों ने उनको देखा कि इनके हाथों में क्लाशनकोफ भी है, गाड़ी के अंदर बैठे हैं और बाज़ार के अंदर घूम फिर रहे हैं, तो अचानक से सारे लोग निकल आए, इनकी गाड़ी के इर्द गिर्द घेरा डाल दिया और फिर वहाँ पे इन लोगों को पकड़ लिया और ये मुसल्ला थे और इनसे पाँच क्लाशनकोफ भी लोगों ने लिए और इनके पास जितना असलहा और जितने गोला बारूद जितनी भी चीज़ें थी वो सारे के सारे उनसे लिए और उनके खूब क्लास ली गई है और उसके बाद फिर पुलिस के हवाले कर दिया। अभी देखना है कि पुलिस इनके साथ आगे क्या करेंगे। उम्मीद ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरा आकर इनको उठाकर लेकर जाएंगे, लेकिन देखिए जब अभी इससे आप अंदाज़ा लगाए कि लोग इस हद तक पहुंच गए हैं कि अभी वो सारी चीज़ें अपने हाथों से कर रहे हैं। मतलब इस किस्म की सूरत हाल जहाँ भी बनेगी तो लोग निकल कर वहाँ पे लोगों का खुद ही मुकाबला करेंगे और ये दीर और सवात के अंदर ऑलरेडी हुआ। चंद पिछले महीने जो सूरत हाल वहाँ पे पूरे पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को नज़र आई, तो मेरे ख्याल में देखिए इस सूरत हाल को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये एक राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है और ये आप देख ली कि वफा की वज़ीर राना सनाउल्लाह का अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली खान को धमकी की शदीद मज़म्मत, भरपूर यकजहती का इजहार और उनको मिलने वाली धमकी हम संजीदगी से ले रहे हैं, उनको सिक्योरिटी फराहम की जाएगी और साथ कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, पहले भी तवज्जो दिला चुकी हैं। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद में झूठ की सियासत करने के बजाय सियासी कायदीन को मिलने वाली धमकियों को पर तवज्जो दे, ये राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगाए कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनको एमल वली को जो धमकियाँ हैं वो अफ़गानिस्तान से आए हैं, अफ़गानिस्तान के फ़ोन नंबर से उनको कॉल्स आ रहे हैं और फिर अफ़गानिस्तान के अंदर
वहाँ से अगर लोग यहाँ पे एंटर होकर यहाँ पे दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, लोगों को टारगेट करते हैं, तो बॉर्डर एरिया किसकी जिम्मेदारी है? राना सनाउल्लाह साहब की जिम्मेदारी है। कल चमन में जो वाक़या हुआ, उसके कई घंटे बाद जब ISPR ने भी बयान जारी की, उसके बाद राना साहब ट्वीट करते हैं कि हम उसकी तफसीलात इकट्ठा कर रहे हैं। तो इससे आप अपने मुल्क की वज़ीर दाखिला का अंदाज़ा लगाएं कि एक मुल्क के वज़ीर दाखिला अगर सिक्योरिटी को ऑन नहीं करते और अपना मलबा दूसरे लोगों के कंधों पे डालते हैं, तो फिर आप उनसे क्या शिकवा करेंगे? अभी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस क्या करेगी? क्या वो जाकर वहाँ पे बॉर्डर की भी हिफाजत करेंगे, या बॉर्डर की हिफाजत करना राना सनाउल्लाह साहब की जिम्मेदारी है? तो ये मेरे ख्याल में उनको ये चीज़ें थोड़ा सा सीरियस लेना पड़ेगा। ये जो सियासत के हवाले से कि वज़ीर आला इस्लामाबाद आए और सियासत कर रहे हैं, ये आज इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के वज़राए आला और वहाँ के जो वज़राए ख़ज़ाना है, इन 2-3 जगहों के, पंजाब और कश्मीर के, वो भी उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने वफाकी हुकूमत पे ये इल्ज़ामात आए कि वो इन 4 जहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमतें हैं, वहाँ उनको अपना जो उनका हिस्सा है या मरकज़ी बजट के अंदर उनको जो पैसे देने हैं, वो पैसे नहीं दे रहे। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हमें तकरीबन 185 बिलियन रुपए अभी तक वाजिब अदा हैं मरकज़ की ज़िम्मे, वो हमें नहीं दे रहे हैं। और इसी तरह जो साबका कबाइली इलाके थे जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ जम हुए हैं, उनके सेहत कार्ड के जो पैसे हैं वो नहीं दे रहे, उनके डेवलपमेंट के लिए जो 17 अरब रुपए है वो नहीं दे रहे। तो वो कह रहे थे कि जो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने लोगों को तनख्वाहें दें, और मरकज़ी हुकूमत से बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं और वो हमें नहीं दे रहे। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला की भी यही शिकायतें थी कि हमें जो ऑलरेडी हमारा डेवलपमेंटल बजट था उस पे कट लगा दिया है। फिर इसी तरह कश्मीर वालों की भी यही शिकवे थे, पंजाब वालों की भी यही शिकवे थे, और साथ उन्होंने उनको डेडलाइन दी कि अगर ये जो हमारे पैसे हैं ये अगर हमें नहीं मिले तो फिर हम इस्लामाबाद में आकर यहाँ पे एहतजाज करेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी मुल्क की इकॉनमी तबाह हो चुकी है और बहुत बुरी सूरत हाल है, और दूसरी तरफ से सूबों की ये सूरत हाल है कि मरकज़ के अंदर आप 75 रुकनी काबीना तो रख सकते हैं, आप मुख्तलिफ ममालिक के एक जमे गफीर के साथ दौरे तो कर सकते हैं। यहाँ पे वज़ीर आज़म हाउस के अंदर आप लोगों को बुलाकर उनके लिए डिनर्स और चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आप अपने यहाँ पे जो मरकज़ी MNAs है उनको अरबों रुपए दे सकते हैं, लेकिन इन सूबों के जो हक है वो हक आप उनको नहीं दे रहे, और उसकी वजह से ये सूबे मुतासिर हो रही हैं। तो मेरे ख़्याल में ये बड़ा एक तशवीशनाक किस्म की सूरत हाल है, और जो हम बार बार बात करते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी तबाही की तरफ बढ़ गई है, और इस सूरत हाल को पूरी तौर पे मुल्क को इस सूरत हाल से बचाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को आगे आना पड़ेगा, और इस्टेब्लिशमेंट को अपना रोल अदा करना पड़ेगा ताकि मुल्क के अंदर पूरी तौर पे इलेक्शन हो जाए और हम इस मुश्किल सूरत हाल से निकल आ जाए। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट ख़बर है, और मैं चाहता था कि वो आप लोगों के साथ शेयर करो, कि नवाज शरीफ की सज़ा का अलअदम करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला, नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान लंदन से होगा। ये हमारे एक दोस्त है मुगैस अली, उसने ट्वीट की है, जर्नलिस्ट है इस्लामाबाद के। उस पर हमने पहले भी एक प्रोग्राम किया था कि नवाज शरीफ साहब को लंदन से जल्द अज जल्द निकलना पड़ेगा। अगर वहाँ से वो नहीं निकलेंगे और वो तस्नीम हैदर शाह वाले केस के अंदर अगर कुछ पेशरफ परतकरी शुरू हुई, उसमें अगर तहकीकात शुरू हुई और उसमें नवाज शरीफ साहब को तलब किया गया परस करे, तो उसी सूरत में नवाज शरीफ साहब का जो पॉलिटिकल इमेज है वो तबाह हो जाएगा। और इसी वजह से अभी ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून उनको जल्द अज जल्द वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। उनको पाकिस्तान लाया जाएगा, या वो अमेरिका चले जाएंगे या यूरोप चले जाएंगे, जहाँ भी जाना है, लेकिन कम अज़ कम लंदन से उनका निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो हम सुन रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, तो यकीनी तौर पे ये केस उनके लिए एक मुसीबत बन सकता है। तो शायद इसी वजह से अभी नवाज शरीफ साहब को लंदन से निकालने की कोशिशें की जा रही है, ताकि उनके लिए एक सियासी फिज़ा कायम किया जाए, और ये जो केस है ये
پیچھے چلا جائے، یہ آگے نہ آ سکے، ورنہ پھر مسلم لیگ نے ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا پاکستان کے اندر۔ اسی وجہ سے اس کیس میں اگر کچھ ہونے کا خدشہ ہے یا ہونے والا ہے تو اس سے پہلے یہ لوگ کوشش کریں گے کہ نواز شریف صاحب کو لندن سے نکالے۔ ان کو ابھی پاکستان لے کر آنا ہے یا امریکہ لے کر جانے کے لیے جو پہلے سے بات کی گئی تھی، ان کی پوزیشن کی بات کو استعمال کر کے یہ کہا جائے گا کہ ان کو ڈاکٹروں کے پاس لے کر جانا ہے۔ یہ ابھی آنے والے جو دن ہے اس میں یہ ساری صورتحال کلیئر ہو جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔